हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम पढ़े थे 10th क्लास का एक क्वेश्चन पेपर से सॉल्व किए थे जो साइंस का था और तिमाही परीक्षा जुलाई 2026 का था। ठीक है, तो उसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ लिए हैं। एक नंबरिया क्वेश्चन कराए हैं, 70 में 70 कराए थे। तो आज हम देखेंगे उसी में का क्वेश्चन लघु उत्तरीय। ठीक है, तो लर्न विद कवि 26 मेरे चैनल का नाम है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और पढ़ाई से रिलेटेड जो भी समस्या हो वो 7479560181 पे साझा कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर। खंड बी सेक्शन बी के अंतर्गत हमको पढ़ना है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 10 प्रश्न के उत्तर दें तो आप लोगों को 10 प्रश्न का उत्तर देना है 20 में से। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो 10 प्रश्न करना है और एक प्रश्न 2 अंक का है, तो यानी टोटल 20 मार्क्स का है ये। ठीक है, लेकिन हम आप लोगों को 20 में 20 क्वेश्चन 1 to 20 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। ठीक है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ क्या स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए कभी हम लोग ऐसा प्रैक्टिकल किए हैं बचपन में जब छोटे थे। तो एक दर्पण लेते थे और जिधर सूर्य का प्रकाश था उधर हम प्रकाश की तरफ करते थे, तो उसका छाया क्या पड़ता था हमारे घर में आता था, चाहे हम जहाँ जिधर करते थे उधर वो फोकस आता था। ठीक है, तो बस ऐसे ही है ये कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, मुख्य फोकस को एफ से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखें। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखना है, जैसे इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो समझेंगे उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग कौन कौन सा है। यह है उत्तल दर्पण जिसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, इसका 3 उपयोग, और ये अवतल दर्पण इसको कहते हैं कॉन्केव मिरर, इसका 3 उपयोग। ठीक है, तो यहाँ समझेंगे उत्तल दर्पण हमेशा सीधा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये प्रश्न में पूछा नहीं है लेकिन फिर भी हम बताए हैं कि उत्तल दर्पण में जो बनता है प्रतिबिंब वो सीधा आभासी और छोटा बनता है। छोटा यानी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है तथा यह अधिक क्षेत्र यानी चौड़ा दृश्य दिखाता है। ठीक है, समझेंगे उत्तल दर्पण को। नंबर 1 है वाहन में रियर व्यू मिरर अथवा पिछला दृश्य दिखाने के लिए। ठीक है, देखिए ये पिछला दृश्य दिखाया जा रहा है, जैसे साइड मिरर में लगा है ना गाड़ी के, और ये जो दर्पण पे फिगर आ रहा है गाड़ी का ये पिछले साइड का है। ठीक है, ये गाड़ी पीछे से आ रही है। ठीक है, तो साइड मिरर के रूप में इसका यूज होता है। उत्तल दर्पण से चालक को पीछे का चौड़ा और अधिक क्षेत्र दिखाई देता है जिससे दुर्घटना की संभावना कम होती है। ठीक है, तो ये हुआ रियर व्यू मिरर। ठीक है, दूसरा है सड़क के मोड़ों पर सुरक्षा के लिए। तो सड़क के मोड़ पर सुरक्षा के लिए देखिए तीखे मोड़ों पर उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं ताकि आगे आने वाले वाहन पहले से ही दिखाई दे सके। तो देखिए यहाँ है ना, तो ये मोड़ पर दिखाई दे रहा है ना वाहन कि हाँ आगे से वाहन कोई आ रहा है। अब यहाँ है तीसरा नंबर दुकान और सुरक्षा निगरानी में, यानी दुकान और सुरक्षा निगरानी में दुकानों गोदामों और एटीएम आदि के उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं ताकि अधिक क्षेत्र पर नजर रखी जा सके। ठीक है, और सुरक्षा बनी रहे। तो अब देखेंगे अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर। तो इसमें क्या होता है कॉन्केव मिरर, इसमें देखेंगे अवतल दर्पण परिस्थिति के अनुसार बड़ा या छोटा। ठीक है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है या तो बड़ा बनेगा या छोटा, यानी ये परिस्थिति के अनुसार बनता है इसमें फिगर। ठीक है, वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बनता है और प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। ठीक है, इसका देखेंगे 3 उपयोग। शेविंग मिरर, मेकअप मिरर, चेहरा बड़ा दिखाने के लिए। ठीक है, यानी शेविंग मिरर और मेकअप मिरर में क्यों यूज किया जाता है, ताकि चेहरा स्पष्ट और बड़ा दिखाई दे। तो चेहरा दर्पण के पास रखने पर अवतल दर्पण बड़ा और सीधा प्रतिबिंब देता है जिससे सेव करने या मेकअप करने में सुविधा होती है। ठीक है, दूसरा नंबर है वाहन की हेडलाइट टॉर्च में। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट या टॉर्च में
किया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें है हेडलाइट में और इसका है क्या, साइड मिरर में। उत्तल दर्पण साइड मिरर में और अवतल दर्पण क्या है, हेडलाइट में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। टॉर्च में किया जाता है ताकि बल्ब से निकलने वाली प्रकाश किरण सीधी आगे की ओर समांतर जाए और दूर तक रोशनी मिले। ठीक है, तीसरा है सौर कुकर अथवा सौर भट्टी में। तो अवतल दर्पण सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करता है जिससे अधिक ताप प्राप्त होता है और खाना पकाने या गर्म करने में उपयोग होता है। ठीक है, तो ये सौर कुकर अथवा सौर भट्टी में भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियम लिखें। तो प्रकाश के कौन कौन सा अपवर्तन है, इसका है उत्तर देखेंगे। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी दिशा बदलना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, माध्यम यानी प्रकाश का जो है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी दिशा जो बदलता रहता है तो वही होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसके नियम कौन कौन सा है, इसका नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होता है। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि किसी 2 माध्यमों के लिए sin i बाई sin r का मान जो होता है वो नियत रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे। अपवर्तनांक को परिभाषित करें। तो अपवर्तनांक को परिभाषित करें, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, μ = c/v होता है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न समझेंगे। गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। तो गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को उसका मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये 5 का उत्तर हुआ। 6 नंबर प्रश्न समझेंगे। पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो पारभासी कहने का मतलब क्या हुआ, पारदर्शी कहने का मतलब क्या हुआ, पारदर्शी कहने का मतलब हुआ कि जब हम आईना अपने सामने रखते हैं तो इस तरफ से उस तरफ दिखाई दे। जब आईना में हम देखें तो दोनों तरफ के वस्तु दिखाई दे। ठीक है, पीछे जो वस्तु रखे हैं तो उसको स्पष्ट आगे देख पाए तो वो होता है पारदर्शी। अब पारभासी क्या होता है, पारभासी होता है जो धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, आईना को जैसे आईना को रखें और कोई चीज़ को देखें तो वो पारदर्शी यानी धुंधला धुंधला दिखाई देगा तो वो पारदर्शी हो जाएगा। और अपारदर्शी क्या हो जाएगा, अपारदर्शी जो बिल्कुल दिखाई ही ना दे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लकड़ी रख रहे हैं और हम दर्पण को रखें उसके पीछे तो कुछ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, तो वो हो जाएगा अपारदर्शी। यहाँ आंसर से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। प्रकाश के परावर्तन गुजरने के आधार पर पदार्थों को 3 प्रकार में बांटा गया है। कौन है, पारदर्शी, आभासी और अपारदर्शी। इसको समझेंगे। प्रकाश का गुजरना, वस्तु का दिखाई देना, और ये उदाहरण समझाए गए। पारदर्शी में क्या होता है, इससे प्रकाश पूरी तरह से गुजर जाता है। ठीक है, इसके आर पार की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। साफ कांच, स्वच्छ जल, वायु आदि ये सब क्या है, पारदर्शी है। ठीक है, अगर साफ पानी है तो उसमें यदि हम 1 का सिक्का फेंकते हैं तो सिक्का दिखाई देने लगता है कि हाँ ये यहाँ है। ठीक है, स्वच्छ जल में, साफ कांच में जैसे इस तरफ के उस तरफ के वस्तु दिखाई देता है। प्रकाश बिना बिखरे सीधी रेखा में गुजर जाता है। ठीक है, यहाँ पारदर्शी के एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, साफ कांच में ये सब दिखाई दे रहा है ना, यहाँ दर्पण लगा हुआ है लेकिन इस तरफ के उस तरफ के सारा चीज़ दिखाई दे रहा है, तो क्या है, ये पारदर्शी है। अब बाल्टी में देखिए पानी है तो पानी इस तरफ से उस तरफ का दिखाई दे रहा है ना, तो ये स्वच्छ जल, ये भी पारदर्शी हुआ। और वायु ये देखिए प्रकाश है, तो सॉरी ये आकाश है तो इस दिखाई दे रहा है ना, तो ये भी क्या हुआ, ये सब पारदर्शी हुआ। ठीक है, अब देखेंगे अब परभासी। तो परभासी क्या होता है, तो इनसे प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है। आंशिक यानी अधूरा गुजरता है। आंशिक का मतलब होता है अधूरा। ठीक है, पूरा नहीं गुजर पाता है। इसके आर पार की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। धुंधला कांच, कागज, धुंधला प्लास्टिक आदि। ठीक है, जैसे प्रकाश का कुछ भाग गुजरता है और कुछ भाग बिखर जाता है, इसीलिए धुंधला दिखाई देता है। अब यहाँ उदाहरण है क्या, परभासी का। जैसे धुंधला कांच, देखिए ये कांच है मगर इस पे क्या है, धुंधला है, तो कोई वस्तु
स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब ये कागज़ है तो कागज़ इस तरफ से उस तरफ दिखाई देगा, नहीं ना देगा, तो ये भी हुआ क्या, पारभासी, और ये धुंधला प्लास्टिक, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, पारभासी का एग्जाम्पल हुआ। अब समझेंगे अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी क्या होता है, इनसे प्रकाश बिल्कुल भी गुजरता नहीं है, ठीक है। इनके आर पार की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। जैसे ये क्या है, लकड़ी, लोहे की चादर, पत्थर, दीवार आदि, ये सबसे क्या होता है, प्रकाश इस तरफ से उस तरफ नहीं जा पाता है, प्रकाश परिवर्तित हो जाता है और गुजरता नहीं है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, जैसे ये गेट है तो गेट, इसमें देखिए तो प्रकाश इस तरफ से उस तरफ जा पाएगा नहीं ना, तो ये क्या हुआ, ये हुआ अपारदर्शी। लोहे की चादर, इससे भी नहीं जा पाएगा और दीवार से भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न समझेंगे 7 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 3 विशेषताएं लिखें। समतल दर्पण द्वारा बने 3 प्रतिबिंब की 3 विशेषताएं कौन कौन है, यहाँ है, कौन कौन से है। एक है प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, ठीक है। दर्पण में बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह आभासी होता है और सीधा दिखाई देता है, ठीक है। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के बराबर होता है। देखिए यहाँ फिगर में भी दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ है ऑब्जेक्ट, एक लड़का है, और यहाँ प्रतिबिंब, इसका इमेज बन रहा है जो सेम इक्वल बन रहा है, ठीक है। दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उसके आकार का बराबर ही बनता है, ठीक है। तीसरा है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। और ये देखिए फिगर में दिखाया गया है स्पष्ट दूरी, ठीक है। जितना इधर का दूरी है उतना ही यू, यहाँ के जो लंबाई है यू लिया है और इधर भी यू लिया है, ठीक है। तो ये दोनों सेम है आपस में। तो नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण दे। इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों और संकेतों द्वारा संक्षेप में लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्र और संकेतों द्वारा संक्षेप में लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। और यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे 2H2 + O2, तो ये दोनों आपस में मिल करके क्या बना रहा है, 2H2O, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। कहने का मतलब क्या हो, ये क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलता है और क्या करता है, एक नया पदार्थ बनाता है, ठीक है। तो यही होता है संयोजन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया CaO + H2O एरो CaOH2, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, CaO को पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। तो H2O क्या हुआ, H2O क्या हुआ, तो ये जल हुआ, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O ये जल, कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिल करके क्या बना, क्या बना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है। ये CaO जो है कैल्शियम ऑक्साइड, ये बुझा हुआ चूना नहीं है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं ये बिना बुझा चूना है, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया किया, ऑक्सीजन में जब ये मिला तो ये क्या बना, बुझा हुआ चूना बन गया, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे रासायनिक समीकरण में क्या, रासायनिक समीकरणों के क्या फायदे हैं, ठीक है। तो इसका फायदा है यहाँ 3 उत्तर है। अभिक्रिया को संक्षिप्त एवं सरल रूप में दर्शाते हैं। दूसरा है अभिकारक और उत्पाद की जानकारी देता है। और तीसरा है पदार्थ की मात्रा का पता लगाने में सहायता करता है, ठीक है। तो यह है रासायनिक समीकरण के 3 फायदे। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे विकृत अथवा बासी खाद्य पदार्थ क्या है। विकृत, बासी, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो जैसे शाम का खाना बनाएंगे और सुबह तक बच जाएगा तो उसको बासी कहा जाता है और वो खराब हो जाता है तब, ठीक है। तो यही होता है विकृत या बासी खाद्य पदार्थ क्या होता है, तो ये होता है, इसका उत्तर हो जाएगा जब वसा और तेल युक्त भोजन ऑक्सीकरण के कारण खराब होकर दुर्गंध युक्त और अप्रिय स्वाद वाला हो जाता है तो उसे विकृत या बासी खाद्य पदार्थ कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। जैसे जब वसा और तेल युक्त भोजन, खराब कौन सा खाना होता है, सूखा खाना तो होगा नहीं,
भुंजा होगा नहीं, तो जिसमें ज़्यादा तेल मसाला डाला जाता है वही खाना खराब होता है। वो खाना किस विधि द्वारा खराब होता है, तो ऑक्सीकरण उसमें हो जाता है, ठीक है। तो वो होता है विकृत अथवा बासी खाद्य पदार्थ। इसका उत्तर 11 नंबर का ये सही है। 12 नंबर प्रश्न समझेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया क्या है, तो ये है, इसका उत्तर हो जाएगा जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, ऑक्सीकरण या अपचयन या रेडॉक्स ये तीनों एक ही क्रिया है, अभिक्रिया है, ठीक है। तीनों एक ही अभिक्रिया है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं वो होता है ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। उदाहरण देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये क्या है, कॉपर CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। तो ये क्या है, देखिए CuO जो है ये होता है कॉपर ऑक्साइड, ये है Cu कॉपर और वो ऑक्साइड, और H2 क्या है, हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है, ठीक है। जब दोनों को गर्म किया जाएगा, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। गर्म करने पर क्या होगा, CuO जो है कॉपर ऑक्साइड, इसमें से ऑक्सीजन टूट जाएगा, और जब ऑक्सीजन टूटेगा तो ये हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा। तो देखिए कॉपर अलग हो गया और ये जो ऑक्सीजन था ये हाइड्रोजन के साथ मिल करके क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। तो ये कॉपर और जल बना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे, उदाहरण सहित अवक्षेपण अभिक्रिया का वर्णन करें। इसका उत्तर होगा जिस अभिक्रिया में दो विलयनों की अभिक्रिया से अघुलनशील ठोस पदार्थ, कहने का मतलब हुआ कि जिस अभिक्रिया में 2 विलयन यानी 2 विलयन होगा, ये नहीं कि कोई पदार्थ तत्व एलिमेंट ये सब नहीं होगा, जिस अभिक्रिया में 2 विलयनों की अभिक्रिया से अघुलनशील ठोस पदार्थ, कहने का मतलब कि उसको दोनों को घोला गया लेकिन वो आपस में घुला नहीं बल्कि एक दूसरे में मिल गया, ठीक है। जैसे दूध और पानी को मिला दिया जाए तो पानी जो है वो दूध में घुलनशील हो जाता है, ठीक है, पता नहीं चलेगा कि दूध में पानी डाला गया है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे यदि पानी और बालू को मिलाया जाए तो पानी एक साइड और बालू माने दोनों एक ही में रहेगा लेकिन दोनों अलग अलग स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अघुलनशील हुआ। तो वही बात कर रहा है कि जिस अभिक्रिया में 2 विलयनों की अभिक्रिया से अघुलनशील ठोस पदार्थ अवक्षेप बनता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उदाहरण है AgNO3 प्लस NaCl एरो AgCl। तो देखिए ये नीचे जो एरो दिया गया इसका मतलब होता है कि इसमें लेस हुआ यानी ये कम हुआ, प्लस NaNO3। इसको कैसे समझेंगे, देखिए उदाहरण है दिया है। तो ये जो है देखिए ये 2 एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट है, कौन कौन सा है, AgNO3 प्लस NaCl। तो ये 2 एलिमेंट हुआ, तो इस 2 एलिमेंट के कारण इसको बोलेंगे द्विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, इसको बोलेंगे द्विस्थापन अभिक्रिया। और ये दोनों क्या है, ये विलयन है, AgNO के विलयन है और ये NaCl के विलयन है, ठीक है। तो जब इसको हम देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहा है, देखिए एक दूसरे से अपना स्थान पर चेंज कर रहा है। Ag जो था ये Cl के साथ मिल जा रहा है, Ag जो है Cl के साथ मिल रहा है और NO जो है वो Na के साथ मिल रहा है, ठीक है, NO जो है Na के साथ मिल रहा है। तो ये अपना स्थान परिवर्तित कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलेंगे क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इसका और यहाँ AgCl क्या है, सफ़ेद अवक्षेप है, ठीक है। तो 13 की ये आंसर रहा। 14 नंबर प्रश्न समझेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, दिए गए समीकरण को संतुलित करें। यहाँ एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन है एल्युमिनियम, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एल्युमिनियम और इसको क्या पढ़ते हैं, सॉलिड पढ़ते हैं, ठीक है, सॉलिड यानी ठोस।
तो एल्युमिनियम सॉलिड प्लस H2SO4 को क्या पढ़ेंगे, H2SO4 को पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और AQ को क्या पढ़ेंगे, AQ को पढ़ेंगे क्या, एक्वियस, AQ को पढ़ेंगे एक्वियस। तो इसका मतलब होता है जलीय घोल, ठीक है। एरो एल्युमिनियम 2 SO43 इसको क्या पढ़ेंगे, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। Al2SO4 3 को पढ़ेंगे एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। और AQ को पढ़ेंगे क्या, एक्वियस, ठीक है। एक्वियस प्लस H2 और H2 को क्या पढ़ेंगे, H2 को पढ़ेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। और G को गैस पढ़ेंगे, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो इसी को क्या करना है, संतुलित करना है, यानी दोनों को बराबर करना है, दोनों तरफ के जो इक्वेशन है उसको बराबर करना है। इसका मतलब यही होगा, ठीक है। इसका आंसर लिखेंगे। जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2 एल्युमिनियम और प्लस 3 H2SO4 एरो Al2SO4 3 प्लस 3 H2O। इसका ऐसे संतुलित समीकरण बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? उत्तर हो जाएगा पोषण जीवों को ऊर्जा प्रदान करने, वृद्धि एवं विकास करने, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने तथा जीवन क्रियाओं को संचालित करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो 15 की ये उत्तर रहा। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं? मृत जीवी पोषण से मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मरे हुए सड़े गले चीजों से क्या पोषण करना, ठीक है। जैसे ऊर्जा प्रदान करना, पोषण का मतलब क्या होता है, तो ऊर्जा प्रदान करना, वृद्धि विकास करना, ठीक है। शरीर की टूटी फूटी चीजों का क्या मरम्मत करना, यही हुआ पोषण। तो मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जिस पोषण में जीव मृत एवं सड़े गले पदार्थों से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करके भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। और उदाहरण में क्या हो जाएगा, कवक जो है, कवक यही है मृत जीवी पोषण, ठीक है। यही सड़े गले चीज़ों को घुलनशील कार्बनिक पदार्थ को अवशोषित करता है और वो इससे अपना भोजन बनाता है, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है। मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग है कौन कौन सा? उत्तर हो जाएगा मछली का श्वसन अंग है गलफड़, मच्छर के श्वास नलिका, ठीक है। केचुआ के क्या हो जाएगा, त्वचा, और मनुष्य के फेफड़ा, ठीक है। 17 के ये आंसर रहा। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर हो जाएगा श्वसन से भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा जीवों की विभिन्न जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये 18 का उत्तर हुआ। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। मानव शरीर की कौन सी संरचनाएं मिलकर श्वसन तंत्र बनाती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव श्वसन तंत्र में नासा छिद्र, नासिका गुहा, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं, वायुकोश तथा फेफड़े शामिल होते हैं, ठीक है। हमारे शरीर की कौन कौन सी संरचनाएं मिलकर श्वसन तंत्र बनाती हैं? तो देखिए श्वसन तंत्र बनाने के लिए इतने सारा ये तंत्र जरूरी होता है, ठीक है। तो ये 19 का आंसर हुआ। 20 नंबर प्रश्न समझेंगे। वृक्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। तो वृक्क का कौन कौन सा कार्य है? वृक्क जो है किडनी, वृक्क को किडनी कहते हैं। तो ये हमारे शरीर में कौन कौन सा काम करता है? इसका कार्य है रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को छानकर मूत्र बनाना, ठीक है। जैसे रक्त में कोई भी अनावश्यक चीज है तो उसको छानेगा और छान करके उसको क्या करेगा, पेशाब में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, मूत्र में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा है शरीर में जल और लवण का संतुलन बनाए रखना, ठीक है। तीसरा है शरीर के आंतरिक वातावरण को संतुलित रखने में सहायता करता है, ठीक है। तो ये है वृक्क के 3 कार्य। तो आशा है आप लोगों को आज के क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा, क्लास अच्छा लगा होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, कल के क्लास में कुछ और पढ़ाएंगे। बाय बाय,
थैंक यू।